गोधरा का जो कांड हुआ है वो 2002 फरवरी में हुआ है, ठीक है ना। तो उस कांड को इस वक्त क्यों कुरेदा जा रहा है भाई? कोई तुक है 21 साल के बाद आप वो कहानी जो आप सब जानते हैं, वो जख्म जो कि अब हरा नहीं है, जिसके ऊपर की स्कैब्स बन गए हैं, आप उसको क्यों कुरेद रहे हो? मोदी एंड द मुस्लिम क्वेश्चन, ये है गोया उसका लब्बे लबाब। अब पहले वाली तो दिखा दी गई, दूसरी वाली पे गुल्लव नहीं किया, लिहाजा कम देखी गई, हालांकि दूसरी वाली ज्यादा खतरनाक है। अब इसके ऊपर बाकायदा जो छीमे गोइयां हो रही हैं, आप समझ रहे हैं कि बीबीसी ने बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया है। अरे ये वही काम कर रहा है जो कि गोदी मीडिया करता है, कि बीबीसी ने इनके हाथ में वो हथियार दे दिया है जिसके की ये इंतजार कर रहे थे कि लीजिए एक कम्युनल इशू फिर बीबीसी ने हमें दे दिया। अभी तो वो कहेंगे हम नाराज हैं, लेकिन ये उठते 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 तो क्या चाह रहे हैं आप? ये खेल दोगला है कि अपने यहाँ पे तो सन्नाटा रहे, अपने तो, लेकिन हिंदुस्तानियों को उकसा दो, हिंदुस्तानी इसको देखेंगे, देख के यहाँ सबको अलर्ट कर देंगे, हिंदुस्तान में एक आग लग जाएगी और जनाब वाला वही हो रहा है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब की खिदमत में हैं। उनसे जब भी हम बात करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा नई जानकारी होती है जो यहाँ मीडिया में तो कहीं नजर नहीं आती, और जो गहराई उनकी बातचीत में होती है वो मैं समझता हूं उनका एक लंबा तजर्बा उसमें शामिल होता है और हमें सभी को बहुत कुछ समझने के लिए मिलता है। इस वक्त सईद नकवी साहब से जिन इश्यूज पे हमें बात करनी है, एक तो ये कि जो बीबीसी वाली डॉक्यूमेंट्री है जिसको बैन कर दिया गया है, मोदी जी का रोल जिसमें बताया गया गुजरात 2002 दंगों में, उसका क्या कुछ भारत में जो रिएक्शन है वो तो हमारे आपके सामने है, लेकिन खुद यूके में क्या रिएक्शन है और बीबीसी ने इस वक्त ऐसा क्यों किया 21 साल के बाद, और ये भी हम समझेंगे कि इसका बैन का फायदा हुआ या नुकसान हुआ, और इसका दूसरा जो पार्ट आने वाला था वो आया या नहीं आया, क्योंकि लोगों को उसका इंतजार है और ये समझा जा रहा है कि अभी दूसरा हिस्सा आने वाला है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हमास और इजराइल यानी गजा, अब फिलिस्तीन इजराइल जंग कहना जरा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत छोटे छोटे से इलाके फिलिस्तीनियों के हाथ में हैं, इसलिए गजा और इजराइल के बीच में जो टकराव है और उससे पहले जनीन में 9 लोगों का एक साथ एक दिन में कत्ल हो जाना फिलिस्तीनियों का, वो उस पर भी हम बात करेंगे। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है वो इतना उस पर हंगामा, बैन और मुसलसल देखने की दिलचस्पी यूनिवर्सिटियों में कहीं देखी जा सकती है, कहीं नहीं देखी जा सकती, वो एक अजीब सी सूरत हाल जो बनी है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पब्लिसिटी का एक तरीका यह है कि आप अगर किसी चीज को बैन करा, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम देखा जाए तो काज़मी साहब आप कोशिश कीजिए कि आपका प्रोग्राम बैन हो जाए। मैं आपको एक सही वाकया सलमान रश्दी की किताब के बारे में बताता हूं। सलमान रश्दी की किताब 1988 में शायद जब यहां आई, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। उन दिनों में उनका इंटरलॉक्यूटर जो मुसलमानों के साथ थे वो सैयद शहाबुद्दीन हुआ करते थे। सैयद शहाबुद्दीन, जो उनको परेशानी थी ये कि साहब मुसलमान वोट जो है वो कांग्रेस से सरक रहा है। एक तरफ तो वो जाके कहते थे कि भाई लॉक ताला तोड़ दो उसका मंदिर का, तो उनका खेल ये था कि भाई शेख भी खुश रहे, शैतान भी नाराज ना हो। अब उसमें हुआ ये
कि सलमान रश्दी की किताब, सलमान रश्दी ने इस बात को शायद टाल लिया होगा। एक साहबजादी थी, वो इंडिया टुडे में, उनका नाम था मधु जैन। ये इंग्लैंड से वापस आ रही थी, ये सलमान को जानती थी। सलमान ने वो पेजेस जिसमें कि बहुत ही बेहुरमती और मैं क्या कहूं गलाजत है जिन पेजेस में, वो वाले पेज आपको टिका दिए। अब याद रखिए, सैटेनिक वर्सेस ये किताब है जिसको कि कई करोड़ का एडवांस मिला था सलमान रश्दी को। जब इतने करोड़ का एडवांस मिलता है तो पब्लिसिटी आपको ऐसी आसानी से नहीं हो जाती। इन्होंने वो वाले पन्ने इनको दे दिए। ये लेके इंडिया टुडे के दफ्तर में यहां वापस आई, दाखिल हुई, और इन्होंने सैयद शहाबुद्दीन को टेलीफोन कर दिया कि साहब ये मेरे पास माल है। अब सैयद शहाबुद्दीन क्या करें? जाहिर है अगर वो ये सुनेंगे कहेंगे बैन करिए। उन्होंने फौरन, उन दिनों में उनका उरूज था, वो इस राजीव उनकी सुन रहे थे, उन्होंने राजीव से कहा कि इसको बैन कर दो। उस किताब का बैन होना था कि दुनिया में फुलझड़ी की तरह उड़ गई, फिर आयतुल्लाह खमैनी भी आ गए, दुनिया आ गई। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर फर्ज कीजिए हिंदुस्तान की सरकार ने कुछ ना किया होता तो मुझे नहीं मालूम कि ये किताब, ये सैटेनिक वर्सेस कितनी मकबूल होती। ये मैं बता रहा हूं क्यों। इसलिए कि अब ये बात आई है कि 2001 और 2002 में गुजरात के राइट्स हुए हैं। गोधरा का जो कांड हुआ है वो 2002 फरवरी में हुआ है, ठीक है साहब। तो उस कांड को इस वक्त क्यों कुरेदा जा रहा है भाई? कोई दुख है 21 साल के बाद? आप वो कहानी जो आप सब जानते हैं, वो जख्म जो कि अब हरा नहीं है, जिसके ऊपर की स्कैब्स बन गए हैं, आप उसको क्यों कुरेद रहे हो? किस्सा यूं नहीं है। हाँ, किस्सा यूं है कि जैक स्ट्रॉ जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे उन दिनों में, जबकि ये कांड हुआ और जबकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी दिल्ली में और उनसे बरतानिया के रिश्ते बहुत अच्छे थे और वाजपेयी के और मोदी के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, उस वक्त इतना बड़ा कांड हो जाए तो अभी हाल में जैक स्ट्रॉ जो तब फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये कहा, बताया करण थापड़ के साथ इंटरव्यू में कि भाई हम तो वो पावर हैं जिन्होंने की ये सुपुर्द की इस यहाँ के हिंदुस्तान और पाकिस्तान की डोमिनियंस को पावर हमने सुपुर्द की थी। अब जब इस तरह का कांड होगा तो हम कुछ अपनी जिम्मेदारी ज्यादा महसूस करते हैं। अब ये जरा सा ये प्रॉब्लमेटिक है, ये इसको कहते हैं व्हाइट मैन्स बर्डन। साहब ये कब तक आप परेशान रहेंगे हमारी बातों पे? तो बहरहाल उन्होंने ये कहा, तो लिहाजा हमने, वो कह रहे हैं, हमने अपने हाई कमिश्नर से यहाँ ये कहा कि भाई इस पे फौरन रिपोर्ट तैयार की जाए। हाई कमिश्नर ने लोगों को भेजा, खुद भी गए और एक बहुत ही यानी टोम रिपोर्ट, बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही प्रोफेशनली अकम्प्लिश्ड ये रिपोर्ट वहां भेज दी गई। उन दिनों में शायद जैक स्ट्रॉ की सरकार, जो कि टोनी ब्लेयर प्राइम मिनिस्टर थे, वो नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान से रिश्ते रिस्क में आ जाएं। लिहाजा उन्होंने इस भयानक रिपोर्ट को अपने सीक्रेट शेल में डाल दिया। ये आर्काइव में पड़ी रही। लेकिन मोदी, क्योंकि उन दिनों में सिर्फ चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर उन्होंने एक
ये लगा दी कि इनको वीजा ना दिया जाए कहीं आने जाने का। तो यानी मोदी से उन्होंने उनकी पनिशमेंट भी दे दिया और हिंदुस्तान से रिश्ते भी नहीं खराब किए, ये किया। तो अब क्यों? अब लगता ऐसा है, देखिए बर्तानिया में कंस्टिट्यूएंसीज, वहां की छोटा सा मुल्क है, वो कोई 650 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो यानी एक कंस्टिट्यूएंसी जैसे आपकी कॉरपोरेशन की कंस्टिट्यूएंसी ऐसी है वहां पे। नतीजा ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर अपने कंस्टिट्यूएंट को जानता है। इनके कंस्टिट्यूएंट्स में कुछ पाकिस्तानी, कुछ हिंदुस्तानी, कुछ मुसलमान, यानी पाकिस्तानी तो सब तो बरतानवी हो गए, जो मुसलमान और कुछ हिंदू, वो इनके मुस्तकिल अपने पार्लियामेंट्री लीडर के पीछे पड़े रहते थे कि साहब उस रिपोर्ट का क्या हुआ। जो रिपोर्ट बनी थी आपने तो वो दबा दी। इस वक्त किसी ने, या तो वहां की सरकार ने या किसी एंटरप्राइजिंग बीबीसी के रिपोर्टर ने वो वाली रिपोर्ट हासिल कर ली। जब इतनी बड़ी रिपोर्ट उनके पास आ गई तो ये हुआ कि लेकिन ये 21 साल पुराना हम मुर्दे क्यों उखाड़े? तो उन्होंने क्या किया, समझदारी का काम किया। उन्होंने एक फिर असरे नौ एक पूरा इंक्वायरी आजकल के हालात पे भी की। तो गोया इसके दो हिस्से हो गए। पहला हिस्सा गोधरा और गोधरा के बाद कांड, जिसमें कि उन्होंने बिल्कुल साफ साफ मोदी साहब के ऊपर वो लगा दिया है कि ये इन्होंने पुलिस से कहा कि तुम इस उधर देखो, जो जो एक इमोशनल आउटबर्स्ट है उसको होने दो। यानी इन्होंने वो फरोग दिया उस मैसेकर को। ये इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है रिपोर्ट में और सब जगह आई है, ये सब देख रहे हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में। इसके ऊपर इस रिपोर्ट के ऊपर यहाँ पे रिएक्शन ये हुआ, इसको बंद कर दो। अच्छा साहब, ये बंद कर दी। अब ये बंद करने के भी एक पहलू है, आप मुझसे पूछिएगा तो मैं बताऊंगा। खैर साहब, वो बंद कर दी गई और वो चली, लोगों ने और देखी। तब यहाँ पे लोगों ने कहा आप ये हिमाकत कर रहे हैं, इसको बैन क्यों करते हैं आप? अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया होता तो पता भी नहीं चलता कि ऐसी रिपोर्ट आई है। तो जब दूसरी आई तो इन्होंने कुछ नहीं किया। जब इन्होंने कुछ नहीं किया तो लोगों ने वो देखी ही नहीं। आप यहाँ दिखाई जा चुकी है, यहाँ आ चुकी है, ना आपने देखी ना लोगों ने देखी। क्योंकि मैं ये स्टोरी कर रहा था, लिहाजा मैंने वो भी देखी। वो पहले वाले से ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि उसमें लव जिहाद भी है, उसमें बीफ लिंचिंग भी है, उसमें हिजाब भी है, उसमें जो हजारों नौजवान मुसलमान जो जेलों में हैं बगैर किसी चार्ज के, वो भी है। यानी एक मोदी एंड द मुस्लिम क्वेश्चन, ये है गोया उसका लब्बे लबाब। अब पहले वाली तो दिखा दी गई, दूसरी वाली पे हुल्ला नहीं किया, लिहाजा कम देखी गई। हालांकि दूसरी वाली ज्यादा खतरनाक है। अब इसके ऊपर बाकायदा जो चीमे गोइयां हो रही हैं वो और दिलचस्प है। यानी एक साहब हैं नवीन कुमार, उनका एक चैनल है जिसको कि वो कहते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 आप देखें, बड़ी दिलचस्प है, उन्होंने बात कही। वो कहते हैं आप समझ रहे हैं कि बीबीसी ने बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया है। अरे ये वही काम कर रहा है जो कि गोदी मीडिया करता है। वो कैसे? कहने लगे 9 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, प्राइस राइज, जॉबलेसनेस, चीन के साथ क्वेश्चनेबल डिटेल्स बाउंड्री के ऊपर, और जेलों में लोगों का भरना बगैर किसी ट्रायल के, ये चीजें जो हैं ये सब
ये मोदी साहब के यही इनके हाथ में है। तो लेकिन इससे तो इलेक्शन ये ना हाथ जीतेंगे। 9 स्टेट्स में जो इलेक्शन होने वाले हैं, बीबीसी ने, उनका कहना यह है, नवीन कुमार का, कि बीबीसी ने इनके हाथ में वो हथियार दे दिया है जिसके की ये इंतजार कर रहे थे कि लीजिए एक कम्युनल इशू फिर बीबीसी ने हमें दे दिया। अभी तो वो कहेंगे हम नाराज हैं, लेकिन ये उठते 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 तब तक एक रिएक्शन तो ये है। अच्छा नकवी साहब, मैं इसी पर एक मिनट, मैं नकवी साहब इसमें एक जहन में मेरे सवाल था, मैंने किसी और से भी ये डिस्कस किया कि इस वक्त में जबकि 2024 सामने है, 9 स्टेट्स के इलेक्शंस हैं, ऐसे वक्त में इसका आना और इस पर बैन लगाना, ये तो खुद शायद उन अंधभक्तों के लिए एक बहुत बेहतरीन खुराक और डोज हो सकती है जो हमेशा ये कह देते हैं कि मोदी कुछ भी है लेकिन मुसलमानों को सबक सिखा रहा है। तो वो मुसलमानों को सिखाया हुआ सबक ये फिल्म बहुत अच्छी तरह से याद दिला रही है। तो फिर इस पे बैन क्यों लगा? अभी हाल में हमारे होम मिनिस्टर महोदय ने, अमित शाह ने ये कहा कि देखिए हमने फरवरी 2022 में ये लोग हुल्लड़ कर रहे थे, हमने ऐसा सबक सिखाया कि अब तब से यहाँ पे बिल्कुल अमन है और शांति है, उन्होंने कहा ये। तो गोया बीबीसी, ये जो अभी मैं कह रहा हूँ, ये नवीन कुमार साहब भी कह रहे हैं, जो कि एनालिस्ट हैं, अच्छे हैं हिंदी के, वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो आपने इनके हाथ में वो हथियार दे दिया जिसका कि इंतजार कर रहे थे, वरना आप क्या कहते कि साहब प्राइस राइज, साहब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, कि साहब नौकरियां नहीं है। अच्छा, इसमें यूके में क्या रिएक्शन है, वहां क्या कुछ है, वहां यूके में बाकी दुनिया के? मैंने जब टेलीफोन किया अपने एक लेबर पार्टी के साउथ एशिया के मेंबर्स को, मैंने कहा भाई वहां पे क्या रिएक्शन है? उन्होंने कहा किस चीज का रिएक्शन? मैंने कहा ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है। कहने लगे कौन सी डॉक्यूमेंट्री? मैंने कहा वो डॉक्यूमेंट्री जो कि मोदी को जिसने एक्सपोज किया है। कहने लगे यहाँ भाई हमने तो कुछ नहीं देखा। मैंने कहा ये कल रात को 9 बजे दिखाई गई थी, उस दिन वो दिखाई गई थी, तो आज के अखबारों में तो कुछ आया होगा। कहने लगे भाई मैंने तो कुछ नहीं देखा। अब मैंने कहा ये क्या है भाई, यहाँ पे तो आग लगी हुई है, जमुना में फ्लेम्स निकल रहे हैं, वहां थेम्स नदी के ऊपर बिल्कुल सन्नाटा। ये क्या बात है? यानी हम उछल रहे हैं और वहां कुछ नहीं। अब उसकी मैंने बीबीसी वालों से पूछा, बीबीसी वालों से ये पता चला कि ये इन्होंने जब रिवाइव किया तो 2 पार्ट्स में, एक तो वही जब जो रिपोर्ट आई थी उन्होंने हाई कमीशन ने जो की थी वो रिपोर्ट, और उसके बाद उन्होंने अपडेट करने के लिए जो अभी यानी जो बिल्कुल अभी कंटेम्पररी अभी चीजें हो रही हैं वो रिपोर्ट 2 हिस्सों में इन्होंने बांट दी। ये 2 हिस्से, लेकिन ये दिखाए कहाँ जाएंगे? अब अगर फर्ज करिए कि जंगल में मोर नाचा, किसी ने ना देखा, तो ये आपने लगा दिया चैनल 2 पे, और वो भी रात को 9 बजे सर्दियों में, जो कि बहुत ही कम रेटिंग जिसकी होती है। अगर आपके पास इतना बड़ा धमाका, तो क्या चाह रहे हैं आप? ये खेल दोगला है कि अपने यहाँ बिल्कुल सन्नाटा रहे, हमने तो, लेकिन हिंदुस्तानियों को उकसा दो, हिंदुस्तानी इसको देखेंगे, देख के यहाँ सबको अलर्ट कर देंगे, हिंदुस्तान में एक आग लग जाएगी, और जनाब वाला वही हो रहा है। और यानी बर्तानिया में, अमेरिका में कहीं कुछ नहीं है। मैंने कहा अखबारों में, गार्डियन में कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे तेहनी का नाच, बल्कि तो इसका नतीजा तकरीबन ये है कि यहाँ ईंधन तैयार रहता है आग लगने के लिए, वो लगी, और वहां चूंकि लेस्टर जैसे वाकयात हो चुके हैं अभी कुछ महीने पहले वहां, तो वो दोबारा ना दोहराए जाएं। ये अच्छा, लेकिन यहाँ पे अगर आप उनको देखिए, जो अंग्रेजी के चैनल है, जो सोशल मीडिया है,
वो साहब वाह वाह, यानी बाकायदा सेरेनेडिंग हो रही है बीबीसी की। एक में एन राम और ये अपने करण थापर, ये साहब वो तारीफें क्या। अरे भाई, एन राम साहब तो बड़े मोतबर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर थे। आप तो इतने बड़े अखबार के एडिटर भी थे, ओनर भी हैं, तो आप तो क्या कुछ नहीं कर सकते। आप बैठे बीबीसी की तारीफ जो फरमा रहे हैं, आपने खुद क्यों नहीं किया? जी जी जी, सवाल उठता है। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे ही बरखा दत्त इंटरव्यू कर रही है शशि थरूर को। शशि थरूर ने खैर समझदारी की बात की कि रिएक्शन इतना नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि ये लोग ये तो यानी हम बाहर के जर्नलिस्टों को आने दें। तो शशि थरूर ने कहा उनका तो बिल्कुल आना जरूरी है, हम तो बड़े ओपन सोसाइटी। अरे भाई, हमारे ये समझ में नहीं आता कि कॉलोनियल माइंडसेट, यहाँ के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन ने ये कहा कि ये उनके दिमाग का कॉलोनियल माइंडसेट है। सर, अब यहाँ का कॉलोनियल माइंडसेट क्या है? यानी अभी तक, आज तक भाई, अब अगर आज कल में बंद हो गया हो क्योंकि प्रणय रॉय सुना है कि बेच बाच के अडानी को चले गए हैं, अगर उस बीच में कोई तब्दीलियां आई हुई तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब तक वो थे, हर हफ्ते एक प्रोग्राम बीबीसी के नाम से, यानी सिग्नेचर था बीबीसी का स्लॉट था। भाई, आपका कभी कोई प्रोग्राम बीबीसी ने दिखाया है? आप तो यहाँ के बड़े मोतबर चैनल है ना, आप बीबीसी का प्रोग्राम, और क्यों ऐसा प्रोग्राम तो खास नहीं होता था वो, भाई आप लोग क्यों नहीं कर सकते? ये है। तो कॉलोनियल माइंडसेट दरअसल हमारे यहाँ के एक तबके का है। तो ये बहरहाल एक नतीजे के तौर पर जो बात सामने आई वो ये कि बीबीसी ने भी तकरीबन वो गोदी मीडिया वाला ही काम किया जिससे मोदी जी को, बीजेपी को मदद मिलेगी। जो बात ये जानबूझ के किया कि उनसे जो हुआ उनसे ये अच्छा, एक शिकायत और है। उन्होंने कहा साहब, मैंने पूछा कि ये क्यों हो रहा है, तो कहा देखिए 2-3 वजह हैं। एक तो यही कि कंस्टिट्यूंसी छोटी है, दूसरे ये कि लोगों ने शिकायत की होगी, और तीसरे ये कि हिंदुस्तान को एक लेसन सिखाना था। किस बात का लेसन भाई? ऐसी कौन सी गलती हो गई है? लेसन ये सिखाना था कि देखो, हमारे पास ये मीडिया का बहुत बड़ा आला हमारे पास है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और तुमने यूक्रेन की जंग में वेस्ट से हटके जो पोजीशन ली है, ये उसके लिए तुमको हम वार्निंग दे रहे हैं कि देखो हम ये कर सकते हैं। ये बहुत ही अहम है, क्योंकि जिस किस्म से यूक्रेन वाले मामले में भारत को इस तरह से सबक सिखाने की कोशिश, उधर ईरान के साथ भी मुख्तलिफ किस्म की चीजें हो रही हैं। अच्छा, मैं अब जरा मिडिल ईस्ट में एक वाकया जो हो रहा है अभी ताजा, वो ये कि इस बीच में जबकि बेन गवीर 2 बार मस्जिद अल अक्सा गए, उस पर फिलिस्तीनियों में, दुनिया भर में मुसलमानों में गुस्सा, हमला, ये सब हुआ, लेकिन उसके अचानक बाद बेंजामिन नेतन्याहू जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे और वहां किंग अब्दुल्ला से मिले, और बताया यह गया कि आने वाले मार्च में चूंकि रमजान आ रहा है तो उस वक्त हालात कंट्रोल में रहें, उस सिलसिले में आपसी तालमेल की बातचीत करनी थी। लेकिन फौरन बाद इजराइल की तरफ से जेनिन रेफ्यूजी कैंप में फिलिस्तीनियों के 9 लोग मार दिए गए। ये कल का ही वाकया, बिल्कुल ताजा। तो ये क्या कुछ है, ये जो हार्ड लाइन फार राइट हुकूमत आई है, उसके बाद ये वाकयात किस तरफ जा रहे हैं, आप कैसे लगता है? इसकी वजह से जो इनके हामी हैं, जो नेतन्याहू के और इजराइल, देखिए इजराइल जब तक है तब तक कि अमेरिका उसके पीछे। इंपीरियलिज्म को इजराइल की जरूरत है, और इंपीरियलिज्म को जिस दिन जरूरत ना होगी तो इजराइल ना रह पाएगा। ये आप मान के चलिए। तो अमेरिका की जरूरत है, लेकिन अमेरिका में अभी कल ही मैं पढ़ रहा था, जो बहुत ही उनके जाने माने कॉलमनिस्ट हैं जिनका नाम है थॉमस फ्रीडमैन, उनका एक आर्टिकल है। वो आर्टिकल ये है कि हाउ बाइडेन कैन हेल्प इजराइल, कि भाई इजराइल जो है वो उस रास्ते पे जा रहा है जहां पे हम अमेरिका वाले
उसकी सपोर्ट न कर पाएंगे। ये बहुत अहम बात कही जा रही है कि भाई जिस तरफ ये जा रहे हैं, जो कि एंटी, भाई हम तो उनकी डेमोक्रेसी की तारीफ करते हैं, हालांकि उस डेमोक्रेसी के बारे में आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। बहरहाल इनका कहना यह है कि हम उनकी सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो डेमोक्रेसी, बाकी तो यहाँ सब मॉनर्कीज हैं। लेकिन अगर ये इस तरह से क्या उसने सवाल किया है कि ये जो वेस्ट बैंक में ये बिल्कुल ऑक्यूपेशन को बिल्कुल परमानेंट बनाने की अगर इनकी पॉलिसी है, अगर अभी फिलहाल है और ये रिवाइज होगी तब तो दूसरी बात है, लेकिन अगर ये आपकी पॉलिसी है तो ये आप मान लीजिए कि अमेरिका आपका सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ये तो एक गोया वार्निंग वहां से आ रही है जिनके सपोर्ट के बगैर। अब ये लोग भी ये देखिए, ये लॉबीज हैं। नहीं नकवी साहब, ये जो वार्निंग है वो आपने भी देखा होगा, वो नक्शा सन 48 का नक्शा, उसके बाद हर 5 साल का बाद का नक्शा, हर 10 साल के बाद का नक्शा, जिस तेजी से वो बढ़ते चले गए हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इजराइल को, अमेरिका को ये यकीन ही ना हो कि इजराइल का क्या इरादा है। वो तो अब 2 स्टेट सोल्यूशन की बात भी नहीं करता। अब खुद अमेरिका ने खुद क्योंकि अमेरिका इस वक्त खुद एक कॉर्नर में फंसा हुआ है यूक्रेन की वजह से, और तमाम जगह क्योंकि कॉर्नर में है, लिहाजा अपने आप को अपनी कुव्वत का इजहार दिखाने की जरूरत महसूस कर रहा है। और तरफ मसलन ईरान से, मसलन चीन से, मसलन फॉर्मोसा, ये जहां पे ये नैन्सी पेलोसी चली गई थी, ताइवान पे, तो ये सब हर जगह उसी लिए इसका फायदा उठा रहे हैं नेतान्याहू के सर पे खुद एक तलवार लटकी हुई है कि ये करप्शन चार्जेस इनके ऊपर हैं, कि वो अगर आ गए तो इनको जाना पड़ेगा। और ये जो हैं ये अपने राइट विंग को कंसोलिडेट करके इस हद तक लेके जाना चाह रहे हैं, उस मंजिल तक कि फिर इरिवर्सिबल पॉलिसीज हो जाएं। अगर इरिवर्सिबल पॉलिसीज हो जाएं तो अमेरिका के अंदर इजराइल के ऊपर बहुत शार्प डिवीजन पैदा हो जाएगा, बहुत शार्प। अभी एक बाई पार्टीजन सपोर्ट है इजराइल को, वो न रहेगी। ये बहुत बड़ी एक शिगाफ आ जाएगी इसकी, जो हिफाजत है इजराइल को जो महफूज रखती है, उसमें एक बहुत बड़ी शिगाफ आ जाएगी। हाँ, खुद इजराइल में जो नई सरकार जिस तरह से वहां की कोर्ट के हुकूक को पार्लियामेंट के अंदर लाना चाहती है, उसके अंदर उसके तहत काम कराना चाहती है, खुद इजराइल से ये आवाजें आ रही हैं कि अगर इसमें तब्दीली की गई तो हमारी डेमोक्रेसी, हमारा मुल्क खतरे में है। तो ये खतरा कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा तो शबाहत उससे नहीं आ रही है जो कि आपके आसपास कहीं हिंदुस्तान में भी इसी तरह की आवाजें उठ रही हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सर मैं अपने दूसरे प्रोग्रामों में अक्सर ये कहता हूं कि वो आरएसएस और इजराइल का जो ज़ायनिज्म है उसका नजरिया तकरीबन एक जैसा है, और ऐसा लगता है जैसे एक ही जगह से कहीं स्क्रिप्ट लिखी गई है, दोनों जगह उसी तरह से अदालतों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आखिर में कुछ क्लोजिंग अगर आप कुछ कहना चाहें ब्रीफली, खास तौर पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में। लेकिन बीबीसी के साथ ऐसा है भाई साहब कि आपको इवेंचुअली ये कॉलोनियल रिश्ते जो हैं वो हमारे बीबीसी के जो खास यहाँ पे जिन्होंने यहाँ शुरू किया, जिन्होंने यहाँ एस्टेब्लिश किया, मार्क टली मेरे अजीज तरीन दोस्तों में से, मेरे मोहतरम दोस्त हैं, वो अलग लेकिन वो अंग्रेज हैं। उनका नजरिया बहुत से इश्यूज पे वो है जो कि अंग्रेजों का है और होना चाहिए। मेरा वो है जो कि हिंदुस्तानिया का होना चाहिए। तो मुझमें उनमें मेरी दोस्ती है, लेकिन हमारे नजरिए अलग है। इसलिए हिंदुस्तान को इस बात को समझना चाहिए कि ये जो मीडिया हमारा है, जो हमारे एलीट के माइंड को मेकअप करता है फॉरेन अफेयर्स के बारे में, उस पे हमारा असर होना चाहिए, उस पे हमें
कई दफा मैं कह चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके व्यूअर्स हमें सपोर्ट करें और इस बात को आगे बढ़ाएं। ये बात आपने ये बात बहुत बार कही भी है और एक बार खास तौर पर इराक जंग में साबित भी की है कि अपनी आंखों से अगर भारत देखे तो उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट होता है। और हमें याद है कि जब हमने उस वक्त 2003 में इराक वॉर कवर की थी आपकी निगरानी में, आपकी सरपरस्ती में, हमारी स्टोरीज बाकायदा वेस्टर्न मीडिया ने कैरी की थी। ये उस सलीके से जर्नलिज्म अगर की जाए अपने आंखों से, अपने मुल्क की भलाई के लिए इंटरेस्ट को देखते हुए, तो जरूर मुल्क भी मजबूत होगा। मुल्क में जो सोचने वाले हैं, चीजों को समझने वाले हैं, उनको भी राइट पर्सपेक्टिव में इंफॉर्मेशन मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।